2020 में कोविड पेंडेमिक पीक पे था। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सारी सिटीज लॉकडाउन में थी, रेस्टोरेंट्स बंद थे और लोग लिटरली अपने घरों पे ही स्टक थे। और ये वही साल है जब जोमेटो ने अपना बिगेस्ट एवर लॉस रिपोर्ट किया, जो था 2385 करोड़ का। अब ये नंबर सुन के इंडिया में मोस्टली लोगों का एक ही रिएक्शन था कि भाई ये फूड डिलीवरी का बिजनेस कभी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता। Reporting a net loss of 356 crores on the consolidated basis compared to a loss of 99.8 crore in the year ago period. लेकिन जब सभी लोग लॉसेस पे फोकस कर रहे थे, तब दीपेंद्र गोयल जी कुछ और ही नोटिस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे इंडिया की हैबिट्स बदल रही थी। पहले जो फैमिलीज बोलती थी कि बाहर का खाना अवॉइड करो, और वही फैमिलीज संडे को बोल रही थी कि चलो जोमेटो कर लेते हैं। अब कन्वीनियंस ही नेसेसिटी बन रही थी और फूड डिलीवरी जो एक टाइम पे लोगों के लिए लग्जरी थी, अब ये डेली रूटीन में कन्वर्ट हो रहा है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, जोमेटो ने लास्ट ईयर अनाउंस किया 527 करोड़ का नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिर्फ 2 से 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि हजारों करोड़ लॉस करने वाली कंपनी जोमेटो एकदम से प्रॉफिटेबल बन गई। आज हम जोमेटो को सिर्फ एक ऐप के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रॉफिट आर्किटेक्चर के रूप में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखो, जोमेटो स्टार्ट तो 2008 में हो गया था, बट उस टाइम जोमेटो का काम डिलीवरी करना नहीं था। जोमेटो का ओरिजिनल काम था रेस्टोरेंट्स डिस्कवर करना, मेन्यू देखना और रिव्यूज पढ़ना। इनकी डिलीवरी वाली गेम बाद में आई और वहीं से जोमेटो का असली स्ट्रगल भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि हर ऑर्डर के पीछे डिलीवरी पार्टनर का कॉस्ट, कस्टमर सपोर्ट, रिफंड्स, डिस्काउंट्स, लेट डिलीवरी का कंपेंसेशन, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। इसलिए जोमेटो हमेशा से ही लॉसेस में था। इनफैक्ट 2020 में उनका ये लॉस पीक पर गया, यानी कि 2385 करोड़। और फिर 2021 में जोमेटो इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए आईपीओ लेके आता है। Online food delivery platform Zomato is set to launch its initial public offering. जोमेटो लॉस मेकिंग थी, लेकिन आईपीओ से 9,375 करोड़ का फ्रेश कैपिटल रेज होता है। Company aims to raise 9,375 crore through the offer. अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जोमेटो ने ये पैसा प्रॉफिट दिखाने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे यूज किया अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये पैसा यूज हुआ डिलीवरी नेटवर्क एक्सपांड करने के लिए, रेस्टोरेंट बेस को इंक्रीज करने के लिए और डेटा प्लस टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। दीपेंद्र का माइंडसेट सिंपल था, पहले जोमेटो को इंडिया की हैबिट बनाओ, और जिस दिन लोग बोलने लगे कि स्विगी नहीं जोमेटो करते हैं, उस दिन प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। 2022-2023 तक जोमेटो के लॉसेस हेडलाइंस में ही थे, पर जोमेटो का बेस क्वाइटली स्ट्रॉन्ग बन रहा था। FY25 में जब जोमेटो ने 527 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तब पूरा मार्केट उसे सेलिब्रेट करता है। The estimate was that it will grow at around 8,665 odd crores, but it's nearly double of that estimate. लेकिन अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर जाओगे ना, तो एक अलग ही ट्रूथ दिखेगा। इस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा कभी डिलीवरी से आया ही नहीं था, क्योंकि 527 करोड़ में से लगभग 326 करोड़ सिर्फ ट्रेजरी इनकम थी। मतलब कि जोमेटो ने अपने कैश को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स में रखा था और उसी पे से इंटरेस्ट कमा रहे थे। अब यहाँ पे नॉर्मल ऑडियंस सोचेगी कि वाह भाई, कंपनी तो बैंक बन गई। और सच में ये काफी स्मार्ट मूव था, क्योंकि जोमेटो के पास उस वक्त पे 18,000 से 20,000 करोड़ का कैश रिजर्व था, जो कि उन्होंने आईपीओ और क्यूआईपी से बिल्ड किया था। जहां हमारे जैसे लोग 18-20 हजार करोड़ सुन के सोचना बंद कर देते हैं, वहीं पे जोमेटो ने यील्ड मैक्सिमम नहीं की, बल्कि वो ऑप्शनैलिटी मैक्सिमम कर रहे थे। उन्हें चाहिए था एक फोर्ट्रेस बैलेंस शीट, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो उन्हें कैपिटल रेस करने के लिए इन्वेस्टर्स के पास ना जाना पड़े। और मैं किस टाइप की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी ही देर में समझ आएगा। तो दोस्तों, अब हम स्टोरी में थोड़ा पीछे जाते हैं। जब 2022 में जोमेटो ने एक रिस्की डिसीजन लिया था, जो उस वक्त सभी को गलत लगा। सो जोमेटो ने क्विक कॉमर्स में डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने के लिए ब्लिंकिट को एक्वायर किया for 4,447 crores. Investors visibly unhappy with Zomato acquiring instant grocery delivery firm Blinkit. अब ये डील सबको गलत इसलिए लग रही थी, क्योंकि ब्लिंकिट उस वक्त एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप था, जो हेवी कैश बर्न कर रहा था
और क्विक कॉमर्स खुद ही एक रिस्की कैटेगरी थी। But the key monitorables here will be the unit economics of quick commerce and of Blinkit, which remember is still a loss-making entity. लेकिन दीपेंद्र जी ने उसे कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा। उन्होंने देखा कि क्विक कॉमर्स फूड डिलीवरी सिस्टम का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। मतलब कि आज तो तुम जोमेटो से डिनर ऑर्डर कर रहे हो, लेकिन कल तुम ब्लिंकिट से इंस्टेंट स्नैक्स ऑर्डर करोगे, फिर परसों तुम ब्लिंकिट से ग्रोसरी ऑर्डर्स ऑर्डर करोगे, और फिर फूड डिलीवरी की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो सकती है। यानी कि फ्यूचर में जो रिस्क होने वाला था उन्होंने उसे ही एक्वायर कर लिया। ब्लिंकिट के पास दूसरी तरफ ऑलरेडी 400 प्लस डार्क स्टोर्स थे और 10 मिनट्स का डिलीवरी टेक रेडी था। ऊपर से 50 प्लस सिटीज में उनका प्रेजेंस भी था और एक एक्सपीरियंस टीम भी थी। और अगर ये सब चीजें जोमेटो को स्क्रैच से बिल्ड करनी रहती तो उन्हें 5 से 7 साल लगते और ऊपर से 10,000 करोड़ का कॉस्ट भी लगता। तो यस, ये डील रिस्की तो थी, बट समय को खरीदना उससे ज्यादा वैल्यूएबल था। और यही मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि जोमेटो ने अपने पास कैश रिजर्व इतना ज्यादा रखा है कि अगर ब्लिंकिट जैसे कोई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिखती है तो वो इजीली उन्हें एक तो पार्टनरशिप में कन्वर्ट करेंगे या फिर उसे एक्वायर कर लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे अब एक लेयर आती है जिसको मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, हाइपर प्योर। देखो, जब जोमेटो पे ऑर्डर करते हो तो आपको लगता है कि जोमेटो सिर्फ डिलीवरी करवा रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर के साइड ये गेम पूरा ही अलग है। रेस्टोरेंट्स को हर दिन रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ऑयल, पैकेजिंग, सब कुछ। और इंडिया में ये चीजें प्रोक्योरमेंट करना काफी मेसी हो चुका है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी चीजों के प्राइसिंग फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इनकी क्वालिटी इनकंसिस्टेंट रहती है और सप्लाई भी अनसर्टन होती है। जोमेटो ने यही प्रॉब्लम को नोटिस किया और स्टार्ट किया था हाइपर प्योर, जो रेस्टोरेंट्स को डायरेक्टली रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। हाइपर प्योर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेवेन्यू नहीं था, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल प्लस लॉयल्टी। इनफैक्ट FY 2024 में हाइपर प्योर का रेवेन्यू 4,000 करोड़ प्लस क्रॉस कर चुका है। मार्जिन्स थिन होने के बावजूद भी ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू बिल्ड कर रहा था। हाइपर प्योर का असली काम प्रॉफिट बनाना नहीं था, उसका काम था रेस्टोरेंट्स को जोमेटो इकोसिस्टम में लॉक करना, ताकि रेस्टोरेंट ओनर्स जोमेटो की इस इनविजिबल इकोसिस्टम के बाहर निकल ही ना पाए। अब यहां से जोमेटो की असली प्रॉफिटेबिलिटी डिकोड होना शुरू होती है। देखो, ब्लिंकिट का रियल मैजिक ग्रोसरीज में नहीं था, रियल मैजिक था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और 2024 के एंड तक जोमेटो ने एक साइलेंट बट डेडली मूव किया। उन्होंने ब्लिंकिट के वेयर हाउसेस और हाइपर प्योर के वेयर हाउसेस को मर्ज कर दिया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रोक्योरमेंट एक ही टीम हैंडल करने लगी, वेयर हाउसिंग कॉमन हो गया, जिससे कि लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स कंसोलिडेट हुए, HR, IT और बैक ऑफिसेस शेयर्ड हो गए। मतलब कि जो काम पहले 2 अलग अलग कंपनीज में था, अब वही काम एक ही सिस्टम में आ गया था। और इसका इम्पैक्ट सीधा उनके कॉस्टिंग पे पड़ा। आप मानोगे नहीं, लेकिन जोमेटो ने इस मर्जर की वजह से 200 करोड़ का एनुअल सेविंग किया। और यहाँ पे समझो साइकोलॉजी, जब कंपनी लॉसेस में थी तो 200 करोड़ का सेविंग सिर्फ सेविंग नहीं होता, वो रनवे होता है और कंपनी की स्ट्रेंथ होती है। ब्लिंकिट और हाइपर प्योर का ये मर्जर सिर्फ एक क्विक कॉमर्स और B2B बिजनेस नहीं रहा, वो जोमेटो के लिए एक प्योर सप्लाई चेन का बैकबोन बन गया था। हम सभी को लगता है कि जोमेटो और स्विगी सिर्फ मार्केटिंग में ही कंपटीशन करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब ये एल्गोरिदम्स और डेटा में कॉम्पीट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जोमेटो का इंटरनल AI सिस्टम है नगेट। With us because Zomato has now launched an AI-powered customer support platform for businesses across the globe. It's called Nugget. जो पहले ही ऑर्डर्स को प्रेडिक्ट करता है, डिलीवरी पार्टनर्स को स्मार्टली पोजीशन करता है और मल्टीपल ऑर्डर्स को एक ही रूट में बैच करता है। अब इससे होता ये है कि उनकी डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर कम हो जाती है, पार्टनर यूटिलाइजेशन बढ़ता है और एनुअली 70 से 80 करोड़ की कॉस्ट सेविंग होती है। अब ये सब स्ट्रेटेजीज के साथ साथ जोमेटो के पास एक और प्रॉफिट इंजन ग्रो कर रहा था, यानी कि एड्स, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स ऐप पे पे करते हैं डिस्कवरी के लिए, तो दूसरी तरफ ब्रांड्स पे करते हैं उनके प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट के लिए। इनफैक्ट FY 24 में जोमेटो का सिर्फ एड रेवेन्यू 1200 करोड़ का था और ये FY 25 तक 2000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। और एड रेवेन्यू का मार्जिन 70 से 80% तो होता ही है, यानी कि डिलीवरी के थिन मार्जिन्स के ऊपर एड्स की एक थिक प्रॉफिट लेयर थी। इसी वजह से जोमेटो का प्रॉफिट इंजन सिर्फ डिलीवरी पे डिपेंडेंट नहीं रहा, और वो बाकी चीजों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था और पैसा कमाने लगा था, और वो भी स्ट्रैटेजिकली। सो रिसेंटली न्यूज में आया कि
कि दीपेंद्र गोयल जी ने जोमेटो की सीईओ पोजीशन छोड़ दी है। Dipinder Goyal has resigned as the eternal CEO. तो अब सवाल ये आता है कि जोमेटो का क्या होगा। तो देखो, आज दीपेंद्र गोयल सिर्फ फूड डिलीवरी फाउंडर नहीं है, वो एक कैपिटल आर्किटेक्ट बन चुके हैं जिन्होंने फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप्स जैसे कि लैट एरोस्पेस और टेम्पल में इन्वेस्टमेंट की है। वो वही बेट्स लेते हैं जो 4-5 साल बाद ऑब्वियस लगते हैं, पर जब लेते हैं तब कंट्रोवर्शियल लगती है। उन्होंने खुद बोला है कि वो कुछ हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो एक पब्लिक कंपनी के सीईओ रोल के लिए सिंगुलर फोकस के अंदर फिट नहीं होता। इसलिए उन्होंने ग्रुप सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अलबिंदर धिंसा को हैंडओवर की है और खुद वाइस चेयरमैन के रोल में शिफ्ट होके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कल्चर, लीडरशिप और गवर्नेंस पे फोकस कर रहे हैं। और इटर्नल के लिए रोड मैप अब क्लिस्टर क्लियर हो गया है। क्विक कॉमर्स को प्रॉफिटेबिलिटी के फेज में लाना है, हाइपर प्योर को स्टेबल बिजनेस में बनाना है और गोइंग आउट कैटेगरी को स्केल करना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के थ्रू इवेंट्स, डाइनिंग और एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोमेटो का स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व उन्हें फ्यूचर में भी 5 से 10,000 करोड़ के एक्विजिशंस के लिए रेडी रखता है। मतलब कि नेक्स्ट बिग मूव शायद अभी पब्लिकली दिख नहीं रहा, बट क्वाइटली वो प्लान हो रहा है। जोमेटो प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं बना क्योंकि उन्होंने 1 साल में ही कॉस्ट कटिंग कर ली, बल्कि जोमेटो प्रॉफिटेबल बना क्योंकि उन्होंने सालों तक सिस्टम्स, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया। लॉसेस एक फेज थे, लेकिन प्रॉफिट उसका एक आउटकम है। और अगर ये आर्किटेक्चर ऐसे ही ग्रो होता है तो जोमेटो का सबसे प्रॉफिटेबल फेज अभी शुरू होना बाकी ही है। आपको क्या लगता है? इस पे कमेंट जरूर करना। और अगर आपको ऐसे ही डीप लॉजिक ड्रिवन बिजनेस स्ट्रेटेजीज पसंद है तो हमारे क्यूरियस इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी क्यूरियस ऑलवेज।